हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन पाठक, फैकल्टी ऑफ यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का एक्सरसाइज इस वीडियो में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 ऑफ क्लास 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ। आपको पहले केस में दिया है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो। पूछ रहा है कि अगर एंगल डी और एंगल बी 180 है तो क्या यह पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, विथ रीजन आपको बताना है, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, विथ रीजन आपको बताना है। जैसे कि सेकेंड दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, इसको भी आपको बताना है। वही कंडीशन है, अगर होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, विथ रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो दिया है एंगल ए इक्वल टू 70 दिया है और एंगल सी इक्वल टू 65 दिया है। पूछ रहा है क्या ये जो एंगल्स है इस एंगल से पैरेललोग्राम के एंगल होंगे। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो क्या ये पॉसिबल है कि एंगल 70 डिग्री हो और एंगल 65 डिग्री हो, या अगर ऐसा एंगल है तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए चेक करते हैं, पहला केस देखते हैं। पहला केस दिया है एंगल डी प्लस एंगल बी। सपोज करिए यह एक क्वाड्रेटरल है, यह एक क्वाड्रेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटरल है। पहला केस दिया है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बतानी है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए एंगल डी और एंगल बी क्या है, अपोजिट एंगल है। एंगल डी और एंगल बी क्या है, अपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि डी और बी का सम 180 हो 170 हो, उसके लिए होता है कि एडजेसेंट एंगल का सम। यानी पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन ये है कंपलसरी, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 आता, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 आता, तो अगर एडजेसेंट एंगल के सम 180 आते तो हम कहते कि ये पैरेललोग्राम है, 100% ये पैरेललोग्राम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह देंगे कि एंगल डी और एंगल बी का सम 180 है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। मतलब यह पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो किस केस में हो सकता है, अगर मान लो ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। अगर ए बी सी डी जो आपको क्वाड्रेटर बना है, अगर ये आइदर रेक्टेंगल हो आर स्क्वायर हो, मान लो ऐसे, या तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, यानी ईच एंगल इसके 90 डिग्री हो, ईच एंगल इसके क्या हो 90 डिग्री हो, उस केस में अपोजिट एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। इस केस में ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, सभी स्क्वायर सभी रेक्टेंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। यानी एंगल ए बी सी डी, डी और बी का सम कितना है 180 है, ये पैरेललोग्राम हो सकता है। ऐसी बात है कि ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, वी आर नॉट वेरी श्योर। यह पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं भी होने का क्या केस है, देखो नहीं होने का क्या केस है, मान लो इस तरीके का क्वाड्रेटरल है जिसमें ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। इसी तरीके से ये 150 डिग्री है और ये 30 डिग्री है।
इसको हम साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं। जब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है। तो इस केस में ये पैरेललोग्राम है और इस केस में ये पैरेललोग्राम नहीं है। देखो डी और बी का सम 180 है लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन इस केस में देखो डी और बी का सम 180 है और ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उस केस में भी अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर क्वाड्रेटल साइक्लिक है तब भी अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में हमें डिस्कस नहीं करना है। खैर मैं एक बात बता रहा था आपको तो हम कैन के केस में तो कह सकते हैं ना, ये सस्पेंस है कि कैन हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैन भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% हम श्योर हैं कि नहीं होगा, हम यह कह सकते हैं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, पहले पार्ट के लिए आंसर जो होगा वो होगा क्या, इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन it can be a parallelogram। कैन बी अ पैरेललोग्राम, हो सकता है। समझ आ रही बात? मैंने ये नहीं कहा कि 100% होगा ही, कैन भी लगा हुआ है, बिल भी नहीं लिखा हुआ कि 100% होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे कैन में आंसर देना है तो हो सकता है। ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट क्या दिया। दूसरा पार्ट दिया है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद बताते हैं इसको कि ये होगा या नहीं होगा। सपोज करो ये जो पैरेललोग्राम दिया है कुछ ऐसा ही है, ये क्वाड्रेटल जो दिया है कुछ ऐसा ही है। ए बी इक्वल टू डी सी दिया है, ए बी इक्वल टू डी सी दिया है, मतलब ए बी 8 सेंटीमीटर है और ए बी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद देखो ए डी इक्वल टू 4 दिया है, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है और बी सी इक्वल टू दिया है 4.4 सेंटीमीटर। अब इसको देखते ही तुम बता दोगे कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। 100% हम श्योर हैं कि यह पैरेललोग्राम नहीं है, यह पैरेललोग्राम नहीं होगा। इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम की यह प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा। जैसे डी सी जो है ए बी के तो इक्वल है, एक अपोजिट पेयर तो इक्वल है, लेकिन आपको दूसरा जो अपोजिट पेयर दिख रहा है वो इक्वल नहीं है। यहाँ सीधे लिख दोगे सिंस अपोजिट साइड ए डी इज इक्वल टू नॉट बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। यह पैरेललोग्राम नहीं है। नहीं है तो होगा ही नहीं, नहीं हो सकता एकदम। इसमें हम 100% श्योर हैं कि यह पैरेललोग्राम नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में वी आर नॉट श्योर 100% कि वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, इसलिए उसमें कैन में आंसर दिए हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम श्योर हैं कि यह पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अगर अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, किसी भी क्वाड्रेटल का अगर अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। 100% वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। अब देखो आगे, सबसे पहले हम एक बना लिए क्वाड्रेटल और उसके एंगल, रफ फिगर मैंने बना लिया ए बी सी डी। ठीक है। एंगल ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 65 डिग्री। हमने प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम का, जब हम लोग आपको प्रॉपर्टी बताया था पैरेललोग्राम का, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो सामने वाले एंगल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया है, जो गिवन पार्ट है, उसके हिसाब से अपोजिट एंगल इक्वल हैं क्या, नहीं इक्वल हैं। इसके अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। तो जब अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे क्वाड्रेटल के, तो ये 100% श्योर है हम लोग कि वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। यानी एंगल ए इक्वल टू नॉट एंगल सी, यहाँ लिख देंगे सिंस अपोजिट एंगल एंगल सी
देयरफॉर ABCD इज़ नॉट पैरेललोग्राम। इस नाते से ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब देखो हमने पहला वाला पार्ट में हम श्योर नहीं थे कि वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, लेकिन रेस्ट दो पार्ट्स में हम बिल्कुल 100% श्योर हैं कि वो दोनों पार्ट में जो क्वाड्रेटल दिया है वो पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि एक में अपोजिट साइड इक्वल नहीं है और दूसरे में अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। और अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई होप यू गॉट इट। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है ड्रा अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रेटल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। देखो आप काइट की प्रॉपर्टी पढ़े हो, काइट में आप पढ़े हो कि काइट एक ऐसा क्वाड्रेटल होता है जिसके एडजेसेंट पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट पेयर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। तो मान लो ABCD एक काइट है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, AD तो होगा, BC इक्वल टू CD होगा और एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो आपको एक एग्जांपल देना है, एक रफ फिगर ड्रा करना है, तो आप कौन सा फिगर ड्रा कर दोगे, काइट का फिगर ड्रा कर दोगे, जैसे मैंने ड्रा किया। समझ आ रही बात। इसके अपोजिट एंगल तो इक्वल हैं लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। तो काइट ऐसा क्वाड्रेटल होता है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सपोज करो जिस पैरेललोग्राम की बात कर रहा है वो पैरेललोग्राम ABCD है। सपोज कर लिया, मैंने एक रफ फिगर ड्रा कर लिया, मान लिया कि ABCD पैरेललोग्राम है और उसके एडजेसेंट एंगल A और B में रिलेशन दे रखा है। A और B में जो रेशियो में रिलेशन दिया है वो दिया है 3:2 का। यही तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एक ही साइड के पे बने हुए दो एंगल, क्वाड्रेटल के एक ही साइड पे बने हुए दो एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे A और B एडजेसेंट पेयर हैं, B और C भी एडजेसेंट पेयर हैं, C और D भी एडजेसेंट पेयर हैं और D और A भी एडजेसेंट पेयर हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। समझ आ रही बात, एडजेसेंट एंगल के पेयर्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें मान लेते हैं लेट टू एंगल A इक्वल टू 3x, देन एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि आपको साफ साफ दिया है कि एडजेसेंट एंगल में जो रिलेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:2 का रिलेशन दिया है, 3:2 का रिलेशन दिया है। अगर मैंने एक एंगल को 3x मान लिया तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और उसके बाद जानते हैं हम कि जो सम होता है एडजेसेंट पेयर का वो कितना होता है, 180 होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो इस नाते से एंगल A और एंगल B का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब एंगल A हमने कितना एज्यूम कर लिया है, 3x। जो रेशियो में दिया रहता है वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं। रेशियो हमको 3:2 का दिया हुआ था, तो मैंने एक एंगल को 3x मान लिया, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जिस रेशियो में दिया रहेगा उसी रेशियो में हमको मान लेना है। तो इट इम्प्लाइज एंगल A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस एंगल B की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। इसका मतलब हो जाएगा 3x एंड 2x कितना हो गया, 5x।
5x इक्वल टू किसके हो गया 180 डिग्री के, यानी x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू निकल जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू निकल गया 5 3 जा 15, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, यहाँ पे बचा कितना 3 30 हो गया, 5 6 जा 30, यानी x इक्वल टू निकल गया आपका 36। हमें x नहीं निकालना, हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं, पैरेललोग्राम के सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो अब देखो एंगल A कितना था, देन एंगल A इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A और एंगल C दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा है एंगल A और एंगल C क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल A कितना है 3x है, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितना निकाला 36 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू हो गया आपका कितना 108 डिग्री। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, और एंगल B कितना था, एंगल B हमारा 2x था, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 36, यानी कि 72 डिग्री। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल क्या कर लिए, निकाल लिए। समझ आ रही बात, चारों एंगल, एंगल A और एंगल C 108 डिग्री के हैं, और एंगल B और एंगल D कितने डिग्री हैं 72 डिग्री के। इस तरीके से हम क्वाड्रेटर के चारों एंगल निकाल लिए, यानी पैरेललोग्राम के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे 108, 72, 108 एंड 72। जो पैरेललोग्राम के चारों एंगल होंगे 108, 72, 108 एंड 72, इस तरीके से निकल। आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल। उसी तरीके से सपोज कर लीजिए कि जिस पैरेललोग्राम के बारे में वो बात कर रहा है वो पैरेललोग्राम कौन सा है, ABCD है। ठीक है, ये रफ फिगर है, एग्जैक्टली ऐसे ही फिगर नहीं बनेगा, ये रफ फिगर है, ABCD है। आ रही बात समझ में। अब कह रहा है इसके 2 एडजेसेंट एंगल क्या हैं, इक्वल है, हैव इक्वल मेजर। अगर मान लो सपोज करो कि एंगल AX है तो एंगल B भी क्या होगा, AX होगा। मान लिया कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू XD। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, दिस इज द गिवन पार्ट, ये हमें दिया हुआ है। मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। ऐसे दिया हुआ है उसने कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैंने मान लिया। नाउ सिंस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होगा 180, रीजन क्या है, वही रीजन है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो एंगल A प्लस एंगल B हमें निकल गया 180 डिग्री। एंगल A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x, प्लस एंगल B की जगह पे भी x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू कितना निकल गया 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना निकल गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, देखो x इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ठीक है, हेंस एंगल A एंड एंगल B दोनों कितने डिग्री के निकल गए, 90 डिग्री के निकल गए। समझ आ रही बात। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C है, क्यों, एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। और एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A 90 डिग्री है, यानी एंगल A और एंगल C दोनों की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल B और एंगल D भी इक्वल होंगे अपोजिट एंगल के नाते, और एंगल B की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, इस नाते से एंगल B और एंगल
डी भी 90 डिग्री होगा, यानी ईच ऑफ द एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी उस पैरेललोग्राम के ईच एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, यानी वह जो पैरेललोग्राम है आइदर वह स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। समझ आ रही बात? और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा है द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, स्टेट प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। यहाँ आपको एक पैरेललोग्राम होप दिख रहा है, इसमें आपको कुछ वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यू निकालनी है। समझ आ रही बात? इस पैरेललोग्राम से प्रॉपर्टी जो आप यूज़ किए हैं उसको डिफाइन करते हुए कि क्या प्रॉपर्टी यूज करके आप निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उस फिगर को ड्रा कर लेते हैं जो आपको दिया हुआ है। ये आपका एंगल एक्स दिया हुआ है, ये डायगोनल आपने खींच लिया, डायगोनल इधर दे दिया 40 डिग्री, इधर आपको वाई दिया हुआ है, ये आपका जेड दिया हुआ है और ये आपका एंगल दिया है 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ का एंगल निकाल लेते हैं, एच ओ पी एंगल। एच ओ पी मतलब ये वाला एंगल आसानी से निकल जाएगा। देखो एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल फॉर्म होते हैं उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एंगल को निकाल लेते हैं। जैसे ही ये एंगल निकलेगा ये एंगल इस एक्स के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक्स और एच ओ पी जो एंगल है ये क्या है अपोजिट एंगल है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना। फ्रॉम गिवन फिगर देखो क्या है एंगल एच ओ पी प्लस एच ओ पी मीन्स ये एंगल, ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई पॉइंट नाम दे देते हैं, मान लो ये क्या है एफ है, पी ओ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एच ओ पी हमें नहीं पता है लेकिन पी ओ एफ हमें पता है कितना है 70 डिग्री है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आ रही बात समझ लो। इस नाते से एच ओ पी की जो वैल्यू आएगी, अब 70 को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 70 को, तो आपके पास एच ओ पी की जो वैल्यू आई एंगल एच ओ पी की वैल्यू आ गई 110। चलिए एंगल एच ओ पी हमने निकाल लिया 110 डिग्री। समझ आ रही बात? ये इसका रीज़न क्या था, क्यों 180 हुआ था? लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हैं जिनका सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एच ओ पी निकालने के बाद देखो ये जो एच ई पी है यानी यह है एंगल एक्स, जो आपको ये एंगल एच ई पी दिखाई दे रहा है यानी एंगल एक्स किसके इक्वल होगा एच ओ पी के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो लिख लेते हैं नाउ एंगल एच ई पी इक्वल होगा किसके एच ओ पी के। रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखो एच ओ पी की तो वैल्यू हमने निकाल लिया 110, यानी एंगल एच ई पी भी कितना निकल जाएगा 110 निकल जाएगा। एच ई पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो एच ई पी के जगह पे एच ई पी किसके बराबर है एक्स के बराबर है, तो हम एच ई पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा 100। आगे बात समझिए, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल लिया, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर? इस तरीके से एक्स निकल गया। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें करना है। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखाई देगा कि ये एच ई पी यानी एक्स प्लस ई एच ओ यानी ये पूरा एंगल ई एच ओ ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल ई और पूरा एंगल एच का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों? एडजेसेंट एंगल है। अभी हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम
एडजेसेंट एंगल के सम कितने होते हैं? 180 होते हैं। यानी पूरा एंगल HEP और EHO का सम कितना होगा? 180 होगा। तो लिख लेते हैं इसको। एंड एंगल HEP प्लस एंगल EHO इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रीज़न हम लिख लेंगे क्या? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। दो पैरेलल लाइन खींच के जी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब HEP तो हमने निकाल लिया 110 डिग्री। अब देखो EHO जो है, EHO एंगल जो है उसके वो क्या है? 40 और प्लस Z है, दोनों मिला के है EHO 40 डिग्री और प्लस Z। यानी EHO की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस Z लिख सकते हैं। दोनों एंगल मिलाने के बाद EHO बन रहा है। ये 40 और प्लस Z मिलाने के बाद पूरा कंप्लीट एंगल H बन रहा है, जिसको EHO हम बोलते हैं, जिसका पूरा नाम EHO है। यानी हम EHO की जगह पे 40 प्लस Z लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, EHO की जगह पे लिख दिया 40 डिग्री प्लस Z इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया? 150 और प्लस Z इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। तो Z इक्वल टू कितना निकल गया? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी Z इक्वल टू आपका निकल गया 30 डिग्री। यानी दूसरा वेरिएबल हमने निकाल लिया। अब देखो, अब हमें बचा क्या है? Y निकालने के। तो आपको पढ़ाया गया होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। उसमें आपको बताया गया होगा कि अगर कोई एक साइड एक्सटेंड किया जाता है तो ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक्सटेंड करने पे बाहर जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वह इक्वल होती है इस इंटीरियर एंगल जो इसके साथ में है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल को छोड़ दें, अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो आपको ध्यान से देखिए, तो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से, HOP एक ट्रायंगल है जिसकी HO साइड को एक्सटेंड कर दिया गया है। बाहर एक एंगल बना है जिसकी वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री, यानी कि यह एक्सटीरियर एंगल है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एडजेसेंट इंटीरियर को छोड़ दिया जाए तो Y प्लस Z के बराबर होगी, यानी Z प्लस Y के बराबर होगा क्या? 70 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे एंड Z प्लस Y इक्वल टू क्या? 70 डिग्री। अब यहाँ लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये हमने कहाँ से कंक्लूड किया? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। Z प्लस वाई इक्वल टू 70 होगा। Z हमने कितना निकाल लिया? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। यानी y इक्वल टू आपके पास कितना निकल गया? 40 डिग्री। अब यहाँ आप सारा आंसर लिख दो, हैंस करके आप सारा लिख दो। x आपने निकाला 110, y निकाला आपने 40 डिग्री एंड z निकला आपका 30 डिग्री। इस तरीके से आप जो वेरिएबल अननोन थे उनकी वैल्यूज़ आप क्या किए? निकाल लिए। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। फाइंड x एंड y। लेंथ जो दिया हुआ है इन सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला फिगर देखिए गन्स दिया हुआ है। अब इसको मैं ओरली ही समझा देता हूँ, आप कर लेंगे। पहला फिगर दिया हुआ है गन्स, तो कैसे करेंगे इसको? गन्स जो दिया हुआ है, अब देखो क्योंकि ये कंफर्म कर दिया है कि गन्स जो क्वाड्रेटरल है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि ये GU किसके इक्वल होगा? SN के इक्वल होगा। और SG किसके इक्वल होगा? NU के इक्वल होगा। बस यही प्रॉपर्टी हम यूज कर देंगे। अब आपके पास एक गन फिगर है, देखिए कुछ ऐसे ही फिगर दिया हुआ है आपको। तो यहाँ लिख लेते हैं GU की वैल्यू दिया है 3y माइनस 1 और इसका दिया है 26, इसका दिया है 3x और इसका दिया है 18। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम, लिख लेते हैं फ्रॉम
पैरेललोग्राम गन्स। पैरेललोग्राम गन्स में आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो Hg होगा वह इक्वल होगा किसके, Nu के। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट, ये अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। ठीक है, तो Hg की जगह पे क्या वैल्यू डाल देंगे, 3x। देखिए Hg की वैल्यू कितनी है, 3x है, इक्वल टू Nu। Nu की वैल्यू कितनी है, 18। यानी यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 18/3 निकल जाएगी। यानी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल गई, 6। अब इसी तरीके से यहाँ लिख लेते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से Gu किसके इक्वल होगा, Sn के इक्वल होगा। Gu की वैल्यू क्या है, 3y - 1 है, इक्वल किसके हो जाएगा, 26 का। 1 को इधर ट्रांसपोज करिए तो 3y = हो जाएगा 26 + 1 हो जाएगा। यानी y = कितना आ जाएगा, 27/3। ये 26 + 1 27 हुआ, और 3 को इधर भी डिवाइड हो जाएगा। यानी y = आपके पास आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आपने x और y निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 8 का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट आपको जो दिया हुआ है वो देखिए, सेकंड पार्ट दिया हुआ है क्या, SNRUNS रन्स एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हो, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को कुछ आप मान लोगे, इस पॉइंट को सपोज करो O मान लिए। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, तो इस नाते से क्या हो जाएगा, SO। देखो मैं इस क्वेश्चन, इसके डायगोनल्स खींचे हुए हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप O डिफाइन कर लीजिएगा। इसने कुछ नहीं दिया है तो आप O डिफाइन कर लीजिएगा। ये 20 हो गया, और ये दिया है y + 7, और ये 16 हो गया, और ये आपको दिया है x + y। सबसे पहले आप दिखाइएगा SO = क्या है, OU है। अब यहाँ पे आप रीजन लिख देना, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इस नाते से क्या हो जाएगा, इस नाते से देयरफॉर जो SO पार्ट होगा किसके बराबर होगा, U होगा। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, यानी SO और OU क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस नाते से SO = हो जाएगा OU। अब SO की वैल्यू कितनी है, 20 है, और OU की वैल्यू कितनी है, y + 7 है। यहाँ से 7 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 20 - 7 = y आएगा, यानी 13 = y आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं y = 13। यानी y = कितना आ गया, 13। ठीक है, अब देखो 7 को इधर ट्रांसपोज किए तो 20 - 7 हुआ = y, फिर 20 - 7 की वैल्यू आई 13, y की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब क्या करना है, सिंपली फिर से क्या कर देंगे, ये जो आरो है, आरो को किसके इक्वल दिखा देंगे, ON के। देखो आरो को इक्वल टू किसके दिखा देंगे, ON के। आ रही बात समझ में, आरो की वैल्यू कितनी है, आरो की वैल्यू है 16, और ON की वैल्यू कितनी है, x + y। देखो ध्यान से फिगर में, आरो की वैल्यू कितनी है 16, और ON की वैल्यू कितनी है, x + y। तो लिख लिया मैंने। अच्छा, 16 = x की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन y की वैल्यू पता चल गई है 13। आ रही बात समझ में। अब 13 को इधर ट्रांसपोज कर दो। 13 को जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 - 13 = x, यानी आ गया 3 = x, यानी x = क्या आ गया, 3। तो इस तरीके से x और y हम क्या कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।